नमस्कार सभी अनंत पथ के मित्रों को। आज का जो हमारा विषय है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन है। कई सारे लोग कई तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और जिस तरीके से यूट्यूब पे अदर्स मीडिया पे जो दिखाते हैं कि आप ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कितना सही है, कितना झूठ है, उसकी रियलिटी क्या है, वो आज हम अनंत श्री से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। जिस तरीके से अनंत श्री ये सिलसिला चल रहा है रियलिटी का, आपने कई सारी रियलिटी बताई हम लोग को। अब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रियलिटी है क्या, वो जानने की कोशिश करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि उस पे कई सारे जो वीडियोस आए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप लगातार अफर्मेशन दीजिए, जो आप चाहते हैं उस चीज़ को आप पा सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? क्या ये सचमुच में है? हम लोग इस पर बिल्कुल सीधे सटीक ढंग से चलना शुरू करते हैं, फिर इसकी एक-एक परत को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक न्यू एज फेड है और ये एक न्यू एज ठगी है। ठगी है? हाँ, न्यू एज ठगी है। ठगी इसलिए है क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसे प्रपोज करते हैं और उसको प्रैक्टिस में लाने का दावा करते हैं, तो वो ठगी हो जाती है। नए अच्छे शब्दों में और अच्छे पैकिंग में इसको जो रखा जा रहा है, ज़्यादातर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लोग, मोटिवेशनल स्पीकर्स और इस तरह की वर्कशॉप लेने वाले लोग इसका दावा करते हैं। ठगी इसलिए कि इन वर्कशॉप्स में जाओ तो पहली बात तो अब हम लोग धीरे-धीरे एक परत को खोलेंगे। बहुत सारी जो दर्शन है वो गड्ड-मड्ड हो जाएगा, घाल-मेल उसका होता चला जाएगा। लेकिन मोटी बात तो यही सिखाई जाती है क्योंकि जैसे कभी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई थी द सीक्रेट। सीक्रेट से ही सब इसको लेकर उड़ चुके हैं। सीक्रेट में दिखाते हैं कि एक बच्चा है, एक शोरूम जाता है, वहाँ विंडो पे एक साइकिल देखता है। उसके पेरेंट्स उसको लेने में सक्षम नहीं हैं, वो ले नहीं पाता है, निराश होकर वो बैठ जाता है घर में। लेकिन वो उसके बारे में लगातार सोच रहा है और अपने कल्पना में साइकिल चला रहा है और उनके हिसाब से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है, सब कर रहा है। और एक दिन वो देखता है उसके घर की बेल बजती है और कोई उसको साइकिल गिफ्ट करके चला जाता है। तो इस पर ये सब लोग वर्कशॉप जब लेते हैं तो सिखाते हैं कि आप कोई भी लग्जरी गाड़ी का, कार का फोटो लगाइए, रोल्स रॉयस, BMW, कोई भी बड़ी से बड़ी जो भी, और नित्य प्रति उसको विजुअलाइज करिए, नित्य प्रति उसके ऊपर फोकस करिए कि आप उसको चला रहे हैं और एक दिन अचानक आप पाएंगे कि शोरूम में खड़े हुए हैं और गाड़ी आपको मिल चुकी है। या फिर किसी को आप पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आप उसकी तस्वीर लगाइए और रोज उसको आप प्रैक्टिस करिए कि वो व्यक्ति आ रहा है तुम्हारे जीवन में आ रहा है और एक दिन वो जीवन में आ जाएगा। अब इन बातों को अगर हम बहुत ही तर्क संगत और वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे तो ये ठगी की श्रेणी में पड़ जाती हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। ऐसा आज तक कहीं होता नहीं है। जीवन में संयोग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सिस्टमेटिकली ऐसा कहीं होता हुआ देखा नहीं जाता। देखा जाए अनंत श्री, जैसे आपने बताया है, तो लोग इसको नियम कैसे बताते हैं? जैसे आप किसी चीज़ को अगर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार अफ़र्मेशन दीजिए आप। सुबह उठिए, रात को सोते समय, सुबह उठते समय, और आप जो भी सोचते हैं, तो एक विचारों का जो ब्रह्मांड में उत्सर्जन आप करते हैं, तो जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये उनका नियम बताया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, नियम और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये शब्द सब बहुतायत में इसमें उपयोग किए जाते हैं। ये जब भाषा उपयोग करी जाएगी तो एनर्जी, एनर्जी लेवल, फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी एनर्जी, कौन मापता है इसको और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे ये मापी जाती है? ऐसा तो कहीं हमारे पास कुछ है नहीं। हम अनुमान लगाते हैं केवल। इसका एक केवल असर पड़ता है जिससे ये बात
आगे चलती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ तिल का ताड़ बनता है। कोई बात नहीं, तिल खोजो, ताड़ है तो तिल खोजो। हम साइकोसोमैटिक बीइंग्स हैं, हमारा मन हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालता है। मन की प्रोग्रामिंग हो सकती है, मन की प्रोग्रामिंग जैसी होगी उसका हमारे शरीर पर भी फर्क पड़ेगा, और जब हमारे शरीर पर फर्क पड़ेगा, शरीर मन हमारा परिवर्तित होगा, तो आप ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारा परिवेश भी परिवर्तित होगा, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारी तमाम क्रियाएं बदलेंगी, तो उनके परिणाम फिर बदलते चले जाएंगे। तो ये परिणाम उस तरह से तो काम करेगा जैसे देखा जाए कि ये मूल रूप में सुझाव की तरह काम करेगा, सजेशन की तरह। हम एक सजेशन दे रहे हैं अपने आप को, सजेशन तो अपना काम करेगा ही। इसका देखिए मूल सिद्धांत जो हो गया, बहुत मोटा मोटा मूल सिद्धांत है। कबीरदास जी बहुत पहले उसको कह गए थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस सारी बात खत्म है। अब आपका मन कितना सशक्त है, वो हारा हुआ है, जीता हुआ है, तो हमारे जीवन के सारे पैटर्न वैसे बनने लगेंगे। हारे हुए मन से हारी हुई क्रियाएं, हारी हुई भावनाएं, जीते हुए मन से जीती हुई क्रियाएं, जीती हुई भावनाएं, तो सब कुछ बदलेगा ना। फिर हमारे संबंध बदलेंगे, हमारा एटीट्यूड बदलेगा, हम जहाँ काम कर रहे हैं, हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ का एटीट्यूड बदलेगा। तो जब सब कुछ बदलेगा तो उसके परिणाम भी स्वाभाविक रूप से बदलेंगे ही। तो इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ, काम तो कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन इसमें जिसको मैंने कहा कि ये न्यू एज ठगी वाला मसला है, वो मैनिफेस्टेशन वर्ड जो इसमें डाल दिया गया। तो लोग मैनिफेस्ट करते रहते हैं, वो कहते हैं हम इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमने घर मैनिफेस्ट किया, हमने जॉब मैनिफेस्ट की, हमने फेम मैनिफेस्ट करी। मैनिफेस्ट से उनका तात्पर्य होता है जैसे कहीं कुछ अदृश्य में छुपा हुआ रखा था और अचानक निकलकर उनके सामने आ गया। पीछे लौटें तो यही बात थोड़े क्रूड शब्दों में हमारे देश में और हो सकता है विदेश में भी जगह जगह अपने ढंग से चलता रहा होगा, गली कूचों में चलता था। महान बंगाली बाबा, खोया हुआ प्यार कैसे पाएं, दुश्मन का नाश कैसे करें, गड़ा हुआ धन कैसे प्राप्त करें। शब्द और भाषा थोड़ी क्रूड होती थी, लेकिन सब वही कर रहे थे कि ये करोगे तो तुम्हारा खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, ये करोगे तुम्हारे पास धन संपत्ति आ जाएगी, ये करोगे तुमको ये मिल जाएगा। लेकिन कोई पलट के ये नहीं पूछता था उन बाबा से कि तो आपके पास क्यों नहीं आ जा रहा है। ये जो आप 500 रुपये 2000 रुपये फीस लेके सारा काम कर रहे हो, गंडा ताबीज बना रहे हो, तो अपने लिए बना लो, अपने लिए बना लो तो ये फीस लेने की जरूरत ना पड़े। चल ये हमेशा से रहा था, और फिर ये वाला लोग कहेंगे अच्छा नहीं ये तो थोड़ा निम्न स्तर का हो गया, ऐसा नहीं है। फिर उच्च स्तर की तरफ जाइए, जिसको लोग उच्च स्तर कहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, इनका क्या उपयोग चल रहा है? क्या ध्यान के लिए, क्या साधना के लिए, मन्नत मांगने के लिए। मन्नत मांग रहे हैं लोग, ऐसा कर दो मेरे लिए, रोज जाके मन्नत मांग रहे हैं, रोज जाके मन्नत मांग रहे हैं, तो वही रोज जाकर वो अफर्मेशन दे रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सिस्टम वही, शराब वही है, बोतल नहीं है, पैकेजिंग चेंज हो गई, पैकेजिंग चेंज हो गई, सब वही। क्योंकि ये तो जनमानस में हमेशा से था, क्योंकि वो अपने आप को बदले बिना, अपने आप के अंतरतम को बदले बिना बहुत कुछ पा लेना चाहता था, तो रोज प्रार्थना करता था। एक व्यक्ति अपने दुश्मन से निराश था, प्रार्थना करता था मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा वगैरह वगैरह जो कुछ है सब जगह जाके उसका नाश कर दो या इसकी उन्नति कर दो, यही सब चल रहा था। उसके अपने ढंग थे, उसको समझाने वाले लोग थे, उनके अपने ढंग थे। तो ये सब तो हमेशा से चलता रहा। उसी चीज को किसी क्लेवर व्यक्ति ने देखा और उसने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के पैकेजिंग में डाल दिया। अब इसमें बड़ी जादूगरी ये होती है कि ऐसे ऐसे कठिन शर्तें बता दी जाएंगी कि लोग कर ही नहीं पाएंगे, और कर पाए किसी तरह से निपटा के तो भी उनको यकीन नहीं होगा कि हम कर पाए कि नहीं कर पाए। अभी मैं कहीं देखता था कि कोई बोलता था कि इसमें एक बहुत बड़ा फार्मूला लगता है 369।
3 अफर्मेशन सुबह, 6 अफर्मेशन दोपहर में, 9 अफर्मेशन शाम को, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए कि ये आ रहा है, ये आ गया है, ये मिल गया है, ये बंगला मिल गया, ये कार मिल गई। इसका 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर, 9 बार शाम को, और इसको करना है 45 दिन। नागा कोई नहीं होना चाहिए। 3, 6, 9 का कोई रिपीटिशन इसमें चूकना नहीं चाहिए। गड़बड़ हो गया तो फिर 1 से शुरू करना पड़ेगा, फिर वहां से 45 दिन गिनेंगे। तो ये घटना ऐसी बेतरतीब है कि इतना सिस्टम बना पाना कहाँ मन के लिए संभव है। ये करीब करीब वैसी बात हो जाती है। एक मैंने घटना और पढ़ी थी लाओ त्सु के जीवन की, कि जहाँ लाओ त्सु रहते थे तो वहाँ का राजा था, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो उससे मिलवाओ। तो सबने कहा कि लाओ त्सु जो हैं उनसे बड़ा ज्ञानी आपके राज्य में कोई नहीं। मैं तो मिला नहीं कभी, कहले मिलना चाहिए उनसे। तो राजा गए अपने लाओ लश्कर के साथ। तो लाओ त्सु अपने खेती कर रहे थे, पौधों में पानी डाल रहे थे। तो उन्होंने पूछा उनसे डपट के, लाओ त्सु कहाँ है? तो उसने कहा अभी आप बैठिए, अभी बुलाते हैं। तो जब राजा बैठे थोड़ी देर बाद वो कपड़े झाड़ झूड़ के पहुंचे खुद, बोले बताइए। तो बोले तुम फिर आ गए, लाओ त्सु को नहीं लाए? उन्होंने कहा मैं ही हूँ, उस समय मैं बिल्कुल खेती में निमग्न था। अब लाओ त्सु जिसको आप खोज रहे हैं वो है। तो राजा ने कई बातें उससे करी, पूछी कि हम मन की शांति कैसे पाएं। तो लाओ त्सु ने उससे कहा, अब ये देखो जो लाओ त्सु कहने जा रहा है वो 3, 6, 9 वाला एक दिक्कत है। लाओ त्सु ने कहा कि जहां मैं पानी डाल रहा था वहां जाकर पानी डालो आधे घंटे, और हर पौधे में पानी डालो, एक एक पौधे में, और कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई स्मृति नहीं टकरानी चाहिए जो अतीत की तुम्हारे भीतर पड़ी है। हर पौधे पे डालो, और ये 15-20 पौधे हैं, इनको जब पूरा कर लोगे तब फिर मेरे पास आना, तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर किसी पौधे के पास तुम्हें अंदर कोई स्मृति आ गई अतीत की, कोई विचार आ गया, तो फिर पहले पौधे से शुरू करना पड़ेगा। राजा ने कोशिश करी, एक पौधा निपटा लिया किसी तरह से, 2 निपटा लिए, तीसरे में एकदम से उसको कुछ ख्याल आ गया, ईमानदार था, फिर वो पहले पे गया। अब जब ये 2-3 बार हुआ तो उसकी एंजाइटी बढ़ने लगी, तो जल्दी जल्दी विचार आने लगे, जल्दी जल्दी स्मृतियां आने लगी, तो बार बार लौट को पहले पौधे पे जा रहा था। आखिर में हार कर वो लाओ त्सु के पास गया। उसने कहा कि माफ करिए, ये नहीं हो सकता। लाओ त्सु ने कहा कि मैं यही बताना चाह रहा हूं, जीवन में शांति निष्प्रयास से आती है, तुम प्रयास से उसको लाने की कोशिश कर रहे हो। सो बी एफर्टलेस। जीवन जैसा बहता है उसके साथ छोड़ दो, शांति तो है ही, वो कहीं से लानी थोड़ी है। अब ये जो चीज ऑलरेडी है हमेशा, उसके लिए तनाव पैदा करने के लिए हम बहुत सारी विधियां, अफर्मेशन और तरकीबें लगाएंगे, और उसमें हम फेल हो जाएंगे। ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन जो उनके तर्क हैं मैं उसको आपसे और क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे वो अफर्मेशन की बात है, जैसे आपने 369 का फॉर्मूला बताया, तो उनका कहना होता है कि अगर ये आप बार बार करते हैं तो जो विचार होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, फिर वहां से वो एक्शन आपके अंदर पैदा होती है, जिससे आप चीजें उस मैनिफेस्ट करने में आपको आसान होता है। तो सबकॉन्शियस का क्या रोल बताते हैं वो? सबकॉन्शियस में तो जाएगा, लेकिन मैनिफेस्ट थोड़ा ही होगा। सबकॉन्शियस से प्रोग्रामिंग बदलेगी। अब जैसे मान लो कोई काम करना है किसी को, और वो रोज अपने काम के लिए प्रोग्राम करता है, अपने आप को सजेशन देता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या मैं ऐसा बहुत बेहतर ढंग से कर रहा हूं, तो उस काम के प्रति उसकी जो सहजता है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन उसको फिर उसमें करना भी पड़ेगा, बिना करे थोड़ा ही आएगा। तो जब वो करेगा तो चूंकि उसकी प्रोग्रामिंग पहले से बनी हुई है, तो उसको आसानी होगी, उसको काम करने में आसानी होगी। मैनिफेस्ट ऐसे नहीं हो जाएगा कि एकदम से हो गया। अब कोई मान लो, कल्पना करो उदाहरण के लिए, कोई एक ऑथर बनना चाहता है, एक पुस्तक लिखना चाहता है, और वो एक अपने अंदर अफर्मेशन का पूरा सिस्टम डेवलप करता है कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा एकम्प्लिश्ड ऑथर बन गया हूँ, मेरी किताबें छप के रखी हुई हैं, ये सब उसने अपने अफर्मेशन डाले, लेकिन वो लिखता एक पन्ना भी कभी नहीं है।
तो कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होगा एक दिन हवा में उसका हाथ उठेगा और सब लिखने लग जाएगा। अगर वो लिखता भी है और अपने को सुझाव भी देता है तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको थोड़ा और ईजी बना देगा, उसकी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सशक्त कर देगा, जैसे उसकी हेजिटेशन को ओपन कर देगा। एक व्यक्ति लिखता है और बहुत हेजिटेंट है कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, पता नहीं कैसे लिख पाऊंगा, बड़ा कठिन है। और एक व्यक्ति का हेजिटेशन नहीं रहा और वो लिखना शुरू करता है, धड़ल्ले से लिखता जाएगा। एक एकम्प्लिश्ड लिखने वाले और एक नौसिखिए में यही तो अंतर होता है। गायक को देख लो, स्टेज पर कोई नया नया सिंगर जाए तो अभी उसने सुर बिठाने की, 70 की लगाने की इतनी कोशिश करी हुई है कि वो नर्वस होता है, तो अक्सर गाते समय स्टेज पर वो गलती भी कर लेता है क्योंकि इतने प्रयास में और इतने नर्वसनेस में है। लेकिन जो सधा हुआ गायक है जब वो स्टेज पर आता है तो देखो बड़ा बिंदास होता है, फ्री होता है, उसके अंदर कोई तनाव नहीं है, तो वो जैसे तैसे कहीं से भी उठाकर गा सकता है और उसको अपनी स्टाइल भी बना सकता है। अगर मान लो वो किसी टेढ़े रास्ते से भी चला जाए तो उसकी स्टाइल बन जाएगी। जैसे अपने यहाँ देखिए हिंदी सिनेमा में बहुत अच्छे सिंगर थे किशोर कुमार, वो बीच में उडलियो उडलियो करने लगते थे तो उडलियो उडलियो उनका स्टाइल बन गया। अच्छे गायक थे, आवाज बहुत उनकी रूहानी थी, लेकिन उनके अपने तौर तरीके थे। तो इसलिए क्या होता है कि सधा हुआ व्यक्ति फ्री है, यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड उसकी हेल्प कर रहा है कि उसको हेजिटेशन नहीं दे रहा है। हेजिटेशन नहीं रखोगे बहुत सारे काम बन जाएंगे, हेजिटेशन रखोगे बहुत सारे काम बिगड़ जाएंगे। अभी मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था इसी पे, तो उसमें एक महिला बताती है कि मैं जब एक ऑफिस में काम करती थी और जहाँ पे भी मैं जाती थी जो मेरे बॉस थे वो हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव के मुझे मिलते थे और मेरी बनती नहीं थी, तो मैंने कई जॉब छोड़ दिया था। तो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने बताया, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सब पे उनकी टीचिंग होगी, तो उन्होंने बताया कि तुम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो। तो उस महिला ने कहा कि ठीक है, तो उस महिला ने बोला कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी जब चेंज की तो मुझे फिर अच्छे बॉस मिल गए। यहाँ पर कोई देखिए जादू, इसको वो लोग प्रेजेंट उसी तरह से कर रहे हैं जैसे बंगाली बाबा का जादू में कह रहा था, प्रेजेंट उसी तरह से कर रहे हैं जैसे उसने इस बात से कोई चीज मैनिफेस्ट कर ली। आपने अपना एटीट्यूड बदल लिया तो आपके एटीट्यूड बदलने से बाहरी परिस्थितियां भी तो बदलेंगी। सामने कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति है और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो चिड़चिड़ापन और बढ़ जाएगा, चीजें बदतर होती जाएंगी। लेकिन अगर हमने अपने को प्रोग्राम कर लिया, अपनी अप टू डेट कंडीशनिंग हमने बदल ली कि हम नहीं पढ़ते, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया के जाल में नहीं पढ़ते, तो वो वही व्यक्ति जो बड़ा चिड़चिड़ा वाला था जब आपके सामने आएगा तो हो सकता है उसको जब प्रतिक्रिया करने के लिए कोई सामग्री ना मिले, कोई विषय ना मिले, तो वो चिड़चिड़ापन भी ना दिखा पाए, शांत होता चला जाए। ये तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से संभव है, लेकिन इसमें मैजिक नहीं हुआ, इसमें तो हमने अपनी प्रोग्रामिंग, अपने एटीट्यूड, अपने व्यक्तित्व को बदला। और जब अपने व्यक्तित्व को बदलेंगे, जाहिर सी बात है जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। धन के मामले में देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादातर लोग यूज करना चाहते हैं, लेकिन धन के बारे में मैं कितनी बार कहता हूं, धन हो ध्यान हो, इनका एक एटीट्यूड है। आप धन पाना चाहते हैं तो धन वाली जीवन शैली भी तो जीनी पड़ेगी। वो आत्मबल, वो खुलापन, वो हमारे अंदर की समझ, सहज बोध, ये सब हमको लाना पड़ेगा। और जब ये होगा तो हम धीरे से उन परिस्थितियों को और उन लोगों को ढूंढ ही लेंगे जहां पर वो परिस्थिति अंकुरित हो सकती होगी, उग सकती होगी। तो मूल बात है, इसका असर इसलिए दिखाई देता है कभी कभी, जो लोगों को लगता है कि असर पड़ रहा है, असर इसलिए दिखाई देता है कि हम ये सब करते करते अपने व्यक्तित्व को थोड़ा बदल लेते हैं। अपने व्यक्तित्व को बदलेंगे तो व्यक्तित्व के अनुसार कई चीजें बदलने लग जाएंगी। तो जैसे अभी आपने मनी के उसमें समझाया है, तो इसको भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं ना, जैसे आप समझा रहे हैं कि हम अपना एटीट्यूड बदलेंगे, एक राजा की तरह मान लीजिए जीने की कोशिश करेंगे, तो हम उस धन को भी, उसकी परिस्थितियों को हम टच करेंगे, अपने एक्शन को बदलेंगे हम,
तो देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बोल सकते हैं ना वो लोग। हाँ, बोल सकते हैं। इसीलिए तो इनकी फिलॉसफी में अगर जाएंगे तो बहुत घाल-मेल है, इधर की बात, उधर की बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात, घुमा फिरा के। ज़्यादा आप उनको पूछेंगे तो कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ा ही होगा, करना तो पड़ेगा ही, करना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं तो ऐसे, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो होना ही पड़ेगा। तो बातें सब घूमते-घूमते सब बड़ी झोल-झाल में चलती जाएँगी। इसीलिए वो मैंने उसको पहले ही ठगी कहा, क्योंकि विज्ञान है तो सीधा साफ है, सीधा हाँ। विज्ञान है तो सीधा साफ है, नहीं तो फिर आप घुमाते चले जाएँगे उसको, ऐसे नहीं ऐसे। अब भई जैसे अट्रैक्शन वर्ड को अगर हम देखें, तो इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश में ये सारी कवायद चल रही, तो अट्रैक्शन वर्ड भी अपने में खूबसूरत है। अट्रैक्शन में एक्शन भी शामिल है, अट्रैक्शन वर्ड। और अट्रैक्टिव जब हम किसी को कहते हैं तो उसमें भी एक्टिव शामिल होता है। अट्रैक्टिव कौन होगा? अट्रैक्टिव वो होगा जिसकी पूरा व्यक्तित्व एक्टिव होगा, उसका मन, विचार, उसकी सारी वाणी सब एक्टिव होगी। तो जब आप एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, आप एक चार्म पैदा करेंगे, आप आकर्षक बन जाएंगे, अट्रैक्टिव बन जाएंगे। अट्रैक्शन में भी आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, एक्शन के बिना कैसे होगा? आप एक कप चाय ही पीना चाहते हैं तो क्या मैनिफेस्ट कर लेंगे? मैनिफेस्ट करें, कमरे में बैठे हुए एक कप चाय आ जाती है, किसी तरह से एक कप चाय आ जाती है हमारे पास, तो जाके आपको किचन में बनानी पड़ेगी या तो किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी तो आपके पास आएगी। घर में नहीं पीनी है तो बाजार जानी है तो दुकान तक जाना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि उसमें आपके प्रयास तो आने ही आने हैं। अब जिसने इसको उस एंगल से देखना शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से, वो कब प्रयास करने लगा ये उसको खुद पता नहीं चलेगा, और उसको लगेगा देखो हमने मैनिफेस्ट कर लिया, हमने चाय को मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन वो अनजाने में ही प्रयास भी शुरू कर चुका है उस चीज के। ये जैसे आप समझा रहे हैं, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी समझ में आई कि जिसको वो लोग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, जिसका कुछ अता पता नहीं है, ना हमारे पास नापने कोई यंत्र है ना कुछ है, और जिसको वो एनर्जी कह रहे हैं उसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन आप देखा जाए बहुत पहले से अप टू डेट कंडीशनिंग की बात करते हैं और एक प्रेजेंस की बात करते हैं। तो देखा जाए तो एनर्जी जिसको हम लोग प्रेजेंस आप कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी जिसको कंडीशनिंग कह सकते हैं, अप टू डेट कंडीशनिंग, अगर ये दोनों हम सही कर रहे हैं तो काइंड ऑफ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, आप तो बहुत पहले से फिर उसकी देशना दे रहे हैं हम लोग को। वो तो है, हर आध्यात्मिक व्यक्ति, हर गुरु, हर बुद्ध, उसकी देशना तो वही है। उसकी देशना हमेशा आत्म रूपांतरण की है, आत्मस्मरण की है। कोई भी बुद्ध अगर देशना दे रहा होगा, दो ही शब्द तो उसके हैं सारे केंद्र में, आत्मस्मरण, आत्म रूपांतरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारी अप टू डेट कंडीशनिंग बदलने से सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसी को हम मैनिफेस्ट होना अगर कहें तो मैनिफेस्ट होना इन ए सेंस कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारा ये हो जाता है ना, इन ए सेंस ही वो बात निकलती है, लेकिन लिटरल नहीं होता। उसके जिस तरह से लोग चलते हैं ना, फेस वैल्यू पे वो नहीं है। मुद्दा फेस वैल्यू वाला है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई लोग कहेंगे वो हम एनर्जी बदल देते हैं, किसी की फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं। तो मैं इसमें भी एक पुस्तक देख रहा था, तो उसने उसमें एक इंसिडेंट मेंशन किया। कोई व्यक्ति था तो पागल खाने में काम कर रहा था, तो कई पागल जो बड़े वायलेंट हो रखे थे उनकी फाइल वो लेता था और उस फाइल के ऊपर फोकस करता था और ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और उनके लिए सब अनुभव करता था और उनके लिए हीलिंग अनुभव करता था। 3 महीने में तमाम पेशेंट ठीक हो गए। अब इसको वो लोग कहेंगे केस स्टडी हो गई है जैसे कि, लेकिन हमने कोई फार्मूला तो ड्रा नहीं कर लिया एबनॉर्मलिटी ठीक करने का ऐसा है। लेकिन क्या किसी की फाइल पे फोकस करने से कोई चीज ट्रांसफर हो जाती है? ये तो मिथ, फिर वही पुराना मिथ आ जाएगा कि जब कोई तांत्रिक मांत्रिक कहता है कि जाओ उनके घर की मिट्टी ले आओ, उनका कोई कपड़ा ले आओ, उनका कोई बाल ले आओ, फिर हम जादू कर देते हैं उसके ऊपर। यही तो चलता है। सवाल ये है कि ऐसी चीजें इतनी निराधार हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। हमको लगने लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो रहा होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा होता है। उस तरह से कोई चीज प्रभावित किसी को कर नहीं रही होती।
हाँ, लेकिन चूंकि हम लोग एक ऐसे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हैं जिस पर अदर साइड से देखें तो अंतर पड़ेगा कि तमाम लोग अगर बहुत क्रोध से भरे हैं, काइंड ऑफ विक्षिप्तता से ही भरे हुए हैं, और उनके बीच दो लोग बहुत शांति वाले पहुंचे, हम्म, तो उनके ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जाने अनजाने प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन ये विजिबल तौर से पड़ेगा जब वो वहां पहुंचेंगे। ये नहीं कि वो अपने घर में शांति वाले बैठे हैं और वहां से सोचेंगे तो प्रभावित कर देंगे। ऐसे अगर सोच लेते, दुनिया के सारे युद्ध रुक जाते, दुनिया के सारे अपराध रुक जाते, सब चीजें ठीक हो जाती। आफ्टर ऑल इतने बड़े बड़े महात्मा और सिद्ध लोग जिनकी हम चर्चा करते हैं वो बैठे हुए हैं, जिनको हम कहते हैं वो कल्पना मात्र और विचार मात्र कर लें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो क्यों नहीं कर लेते भाई विचार मात्र? इतने दुख तकलीफ की जरूरत क्या है? कर लो विचार। नहीं होता, क्योंकि आमने सामने जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। तुम दुखी थे, तुम क्रोध में थे, या तुम किसी नकारात्मक स्थिति में थे, मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे देखा, मेरे बीइंग में तुमको वो शांति दिखी, वो ठहराव दिखा, उसका असर तुम्हारे जहन पर पड़ जाएगा। वो जहन पर इसलिए क्योंकि वो अप टू डेट कंडीशनिंग को बदल दे रहा है। लेकिन तुम अपने घर में बैठो, अपने घर में बैठा हो, तो नहीं पड़ेगा कुछ भी। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि आप इसको ठगी क्यों बोल रहे थे। हाँ, इन्होंने पूरी पैकेजिंग एक नई करके वो बेचना शुरू कर दिया। बेचना शुरू कर दिया और सारा माल पुराना है। पूरा इसी पे अनंत जी एक क्वेश्चन और है। आजकल कई सारे लाइफ कोच हैं, वो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। 6 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, साल भर का कोर्स, और उस कोर्स में बता क्या रहे हैं कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए, हम आपकी एनर्जीज को बदलेंगे, एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करेंगे आपके ब्रेन में, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फैमिली इशू है, अगर जॉब को लेके इशू है, पैसे का कोई इशू है, तो हम एक पाथवे क्रिएट करेंगे जिससे आप आसानी से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे और सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। ऐसे कोर्सेज ही बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल बिक रहे होंगे। लेकिन देखा जाए ये आपकी टीचिंग में पहले से ही है। आप अपने को बदलेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा रास्ता बना देगा, ऐसा चीज क्रिएट कर देगा, ये तो केवल दिमागी फितूर ही है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अनंत श्री एक टेक्निक अक्सर लोग कहते हैं यूज करने के लिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक। और आपको भी मैंने देखा है, आप शिविर में विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कराते हैं। एक मैंने बुक पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसमें योगानंद जी बचपन में ही एक घाव को विजुलाइज करते हैं और वो घाव उनके शरीर पे हो जाता है। फिर एक फोड़ा हो जाता है। फिर एक कहानी है कि वो वृंदावन जाते हैं, खाने में कुछ नहीं रहता है, विजुलाइज करते हैं और उनको खाना मिल जाता है। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुलाइजेशन में कोई चीज ऐसी है तो क्या है ये देखिए क्या है कि यहीं पर लोग मात खाते हैं। उनको लगता है कुछ तो है, क्योंकि देखिए योगानंद जी ने विजुलाइज किया, फोड़ा उनके शरीर पर बन गया, और फिर उन्होंने विजुलाइज किया ठीक हो जाए, वो ठीक हो गया। ये है पावर ऑफ सजेशन, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता है पावर ऑफ सजेशन की। लेकिन शरीर मन पर लागू होती है, शरीर मन पर उसका प्रभाव आता है पूरा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हम देखिए ट्रांस में ले जाए, आज हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं, सम्मोहन में हम किसी को ट्रांस में ले जाएं तो उसको कितनी चीजें हम अनुभव नहीं करा देते हैं। जो गंध नहीं, उसको वो गंध अनुभव करा देते हैं। उसको किसी दूसरी जगह पर हम भेजकर उसकी जगह का अनुभव करा देते हैं, किसी से मिलवा देते हैं। इसी तरह से उसको ठंडी चीज हाथ पे रखकर उसको गर्म का एहसास करा देते हैं, गर्म चीज रखें ठंडी का एहसास करा देते हैं। और ट्रांस में कभी कभी स्थितियां ये होती हैं कि इतना अगर व्यक्ति डीप चला गया है, हर कोई उतना डीप नहीं जाता है, निर्भर करता है। हम मान लीजिए योगानंद जी बहुत डीप ट्रांस में जाने के लिए प्रोग्राम थे, तो किसी को सामान्य चीज भी हाथ पर रख दी, एक कंकड़ उठाकर जमीन से रख दिया, उसे अंगारा है, फफोले पड़ जाएंगे। हाथ पे फफोले तो रियल पड़ेंगे, ऐसा थोड़े फफोले नकली पड़ेंगे। ये हो जाता है क्योंकि शरीर मन जुड़ा हुआ है और शरीर मन अपनी प्रतिक्रिया करता है। ये नियम है, विज्ञान है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक घटना इस पर और बताऊं जिस पर रिसर्च हुई और बाद में हैरान करने वाली बात आई। योगानंद जी की बात को ही अभी विस्तार दे रहे हैं, उसको, उस घटना को उस रिलेशन में समझेंगे। क्रिश्चियन मिस्टिक्स में एक बात होती थी कि जब गुड फ्राइडे आता है
तो जब उनको जीसस को सलीब पे लटकाया गया था, तो लोग जीसस से इतना अपने अपने को वो करते थे, तारतम्य बिठाते थे, उनसे एकरूपता बनाते थे कि उनके हथेली के बीच से खून निकल आता था। उसको स्टिग्मेटा बोलते थे और इस पर कई हॉलीवुड मूवीज भी बनी हैं और ये बड़ी प्रसिद्ध होती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जो इतने जीसस जीसस करते करते उसमें लीन हो जाते थे कि उनके हाथ से हथेली के बीच से खून निकल आता था। लेकिन बाद में जब रिसर्चेज हुई और बड़ी एक्सटेंसिव सब जीसस को कैसे सूली दी गई थी, तो पता चला कि उनकी हथेली में कील नहीं ठोकी, उनकी कलाई में कील ठोकी गई थी। तो वो जीसस से विजुलाइज करके अगर एक रूप हो रहे थे तो उनकी कलाई से खून निकलना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने पिक्चर तो वही वाली देखी है कि हथेली के बीच में कील ठोकी हुई थी, तो उनके विजुलाइजेशन ने उस चीज को पकड़ा। तो विजुलाइजेशन की हमारी कल्पना शक्ति की पावर तो बड़ी प्रचंड है, वो बहुत चीजें कर देती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस पर एक बात और मैं कहूंगा, वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको कह देने में हर्जा नहीं है। होम्योपैथी का जो सारा काम चलता है वो इसी बिलीफ सिस्टम पर काम करता है। कई लोग कहेंगे देखो ठीक तो हो जाते हैं, हम होम्योपैथी की दवा से ठीक हो जाते हैं, और अनेक अनेक शोध के बाद भी ये आज तक पता नहीं लग पाया कि होम्योपैथी की दवा में दवा होती कहाँ पर है। उसमें दवा होती भी है कि नहीं होती, किसी भी लैब में पुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका डाइल्यूशन बनाते हैं। कहते हैं डाइल्यूट 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 डाइल्यूट, उसका मालिक्यूल इतना डाइल्यूट करते जाओ कि वो गायब हो जाए। 30 200 जो इस तरह का चलता है ना, तो वो डाइल्यूशन है, चरम डाइल्यूशन, कि एक डाला उसमें पार्टिकल, फिर उसको डाइल्यूट करते करते इतना कर दिया कि वो पार्टिकल गायब ही हो गया उसमें। तो आखिर में जाकर वो पानी या अल्कोहल ही बचा और कुछ उसमें बचा नहीं। लेकिन लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अभी हमको ये पता नहीं कि कितनी बीमारियां मनोशारीरिक होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां मनोशारीरिक रूप से ठीक हो सकती हैं, ये हमको अभी तक ज्ञात नहीं है। हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो कई बीमारियां जो मनोशारीरिक हो सकती हैं, वो हमारे ये बिलीफ सिस्टम के सशक्त हो जाने से, विजुअलाइजेशन के सशक्त हो जाने से ठीक हो जाएंगे। हमको चमत्कार जैसा लगेगा, लेकिन ये मन की ताकत है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये अंतर किसी को नहीं पता। तो अब जब ये हो सकता है तो किसी के फोड़ा उग भी सकता है, किसी का फोड़ा ठीक भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ये पावर ऑफ माइंड। तो जैसे आपने जो विजुअलाइजेशन की पावर बताई और उसका आउटकम भी आपने बताया, तो नए पैकेजिंग में जो लोग विजुअलाइजेशन और बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, जैसे अफर्मेशन लगातार देने से एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग भी होता है, वो स्ट्रेंथन होता है। तो अगर वो किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं तो उनका आउटकम भी तो आ सकता है ना। वो उसको बाहर ले गए ना, इसलिए वो ठगी हो गई। मतलब कहाँ पे अंतर है? सारा आउटकम तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है ना, आपका बॉडी माइंड पर। अच्छा, हम अपनी बॉडी पे तो फोड़ा उगा सकते हैं विजुअलाइजेशन, तुम्हारी बॉडी पे थोड़े उगा सकते हैं। ये थोड़े संभव है कि हाँ हम बैठकर 3 घंटे विजुअलाइज करते रहे, तुम्हारी बॉडी पे फोड़ा उगा दें। तो सारी दुनिया मार ही डाले लोगों को, क्योंकि अच्छा करने के लिए कौन से लोग तैयार हैं? भाई बैठे बैठे विजुअलाइज करते, इसी गर्दन उड़ गई, पता लगा गर्दन उड़ गई। ऐसा नहीं होता। हम अपना मन, अपना शरीर, जिसके साथ हमारा अपना तारतम्य है, हमारा अटैचमेंट, उसके साथ तो हम प्रयोग करेंगे और उसके परिणाम हमारे ऊपर आ जाएंगे। हम दूसरे के ऊपर परिणाम नहीं ला सकते ना, तो वहां पर बात गलत हो गई। अब दूसरे व्यक्ति पर नहीं ला सकते तो दूसरे पदार्थ पर भी नहीं ला सकते, दूसरी वस्तु पर भी नहीं ला सकते। किसी शोरूम में खड़ी हुई कार एक अलग पदार्थ हो गया, वो ऐसा तो है नहीं कि हमारे विजुअलाइजेशन से खींचकर हम तक चली आएगी। हाँ, हमारी अपनी कार है, अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो हम ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव हो जाएंगे, तो उसकी रख रखाव ज्यादा अच्छी कर लेंगे। ये संभव है, ये संभव है। और ये जो पेच है, बस यहीं पर खाई आती है कि हमको लगता है दूसरे को हम प्रभावित करेंगे, दूसरा नहीं होगा इन सारी चीजों से, लेकिन दूसरा कई चीजों से प्रभावित होगा भी। यहीं पर देखिए फिर एक झोल झाल आएगा जहां पर लोग कहेंगे नहीं होता है। कैसे? हमारे प्रेम से, हमारी शांति से, हमारी प्रसन्नता से, हमारी समस्वरता से दूसरा प्रभावित होगा। अब ये प्रभाव इसलिए होगा क्योंकि उसके अंतरतम में भी ये सारे भाव अपने अपने ढंग से आंदोलित हैं, अपने अपने ढंग से गति कर रहे हैं। तो अगर हमारे भीतर वो प्रचंड प्रेम की भावना है और मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, तो तुम भी उस प्रेम को अनुभव कर पाओगे। लेकिन ये तो
बस ऐसी चीज है कि अनकंडीशनल और सेल्फलेस है, इसमें हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, दबाव नहीं डाल रहे, लेकिन हम प्रेम से भरे हैं, तुम प्रेम को अनुभव कर सकते हो। हम शांति से भरे हैं तो हमारी पूरी शांत बीइंग को देखकर शांति को अनुभव कर सकते हो। तो इन ए वे ये भी सेल्फ रिमेम्बरिंग ही है, इन ए वे ये भी सेल्फ रिमेम्बरिंग है, क्योंकि हर व्यक्ति के इनर कोर में ये सारे वर्च्यूज पड़े हुए हैं। तो जब कोई किसी को देखता है तो वो रिमेम्बरिंग होने लगती मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि एफर्टलेस और एफर्ट इसका भी अंतर है। जैसे अगर हम किसी चीज को या दूसरे पदार्थ को, जैसे आपने प्रेम शांति इसका उदाहरण लिया है। कि आप एफर्ट तो डाल नहीं रहे हैं कि मैं मेरे अंदर प्रेम शांति आए। अगर मेरे अंदर उस चीज की बीज है तो आपसे अगर वो मुझे तरंगित करता है तो वो खिल सकता है। आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आजकल की टेक्निक लोग बताते हैं उसमें तो एफर्ट डालने के लिए कहते हैं, तो इसका भी अंतर होता है। हाँ बिल्कुल, उनको लगता है कि वो चीज हम दूसरे से निकाल लेंगे जो उसके भीतर है ही नहीं। मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे भीतर वही चीज तरंगित होगी जो तुम्हारे भीतर ऑलरेडी है। भाई प्रेम तो सबके अंदर है ही किसी न किसी रूप में, शांति है ही किसी न किसी रूप में सबके अंदर, तो वो किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट, अगर उस शब्द उपयोग करें तो वो हो जाएगी किसी न किसी रूप में। लेकिन जिसके भीतर जिस प्रोग्रामिंग का कोई बीज ही नहीं है वो उसके अंदर नहीं डाल सकते, वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता। आप अक्सर एक चीज और कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। अब ये चीज क्लियर हो गई है क्योंकि आपने जो बताया कि स्व पे ही हम अपना काम कर सकते हैं, बाहरी चीजों पे नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही बात है कि हम, बुद्धा भी यही कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारे विचार हैं, लेकिन तुम हो वही, दूसरा नहीं है। दूसरे के बारे में तुम्हारे जो विचार हैं दूसरा वो नहीं है, दूसरे के बारे में तुम कुछ भी विचार रखो। और भारत ने तो इस पर इतना सटीक प्रयोग किया है और सटीक उदाहरणों के साथ, मैं समझता हूं अगर लोग गंभीरता से देखें तो इन ठगी विद्याओं में वो कभी भी लिप्त नहीं होंगे। भारत में हम श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं, यूं लोगों ने उनको एक चमत्कारी व्यक्ति बना दिया, लेकिन उसी चमत्कारी व्यक्ति के बीच में हम ये कथा भी सुनाते हैं कि उनका बेटा शराबी हो गया। श्री कृष्ण का प्रभाव तो काम नहीं कर पाया कि वो ना ऐसे कुमार्ग पर निकलता, क्योंकि वो अपने ढंग से अपनी प्रोग्रामिंग से निकल रहा है। श्री कृष्ण की अपनी प्रोग्रामिंग है। अब उनकी जो प्रोग्रामिंग है और अप टू डेट कंडीशनिंग जो बदलती जा रही निरंतर, वो अपने परिणाम ला रही है। इसीलिए लोग अपने बच्चों को भी नहीं बदल पाते। श्री कृष्ण को हम उदाहरण के तौर से देख सकते हैं। हर परिवार की तो यही कहानी है। कौन माँ बाप है जो चाहता है कि उसके बच्चे खराब निकल जाएं? कौन माँ बाप है जो चाहता है कि उसके बच्चों के साथ उनका व्यक्तित्व अच्छा ना बने? लेकिन किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा वो अपनी प्रोग्रामिंग को अच्छा या बुरा बनाता चला जाएगा। जैसा सो बनाता चले जाएगा वैसे वैसे परिणाम उसके पास आते चले जाएंगे। वो उसकी अपनी स्वायत्तता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट भी मुझे याद आता है जो आपने दिया था कि बीइंग, डूइंग और हैविंग। अगर हम अपनी अप टू डेट कंडीशनिंग बदल रहे हैं तो उससे हमारा एक्शन बदलेगा और फिर उस तरह की चीजें हम कर सकते हैं और उस चीज़ों को हम पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बीइंग, डूइंग, हैविंग पर तो हम लोगों को अलग से एक पूरा पॉडकास्ट करना होगा, उसकी बात अलग से विस्तार से करेंगे। लेकिन वो फार्मूला वही है, बीइंग यानी हमने अपने होने को बदला। हमने अपने होने को बदला तो हमारी डूइंग, हमारी क्रियाएं भी बदलेंगी, और हमारी क्रियाएं बदलेंगी तो हमारा होना जो हमारे पास है, हैविंग, जो चीजें हमारे पास आएंगी वो भी बदल जाएंगी। अगर धन की बात पर ही फिर लौट कर हम बात बताएं, हमने अपने बीइंग को रिच कॉन्शियसनेस से, एबंडेंट कॉन्शियसनेस से भरा, तो हमारा एटीट्यूड थोड़ा धनी हो जाएगा। धनी क्या हो जाएगा? गिविंग हो जाएगा। हम शेयरिंग हो जाएंगे। धनी व्यक्ति दे सकता है, शेयर कर सकता है, अच्छी चीज़ों के प्रति रुचि रख सकता है। तो हमारे सारी क्रियाएं भी, डूइंग जो है वो उस पैटर्न पे होने लगेंगी। हम सारी चीज़ें ही उस एबंडेंट कॉन्शियसनेस के स्टाइल में करेंगे। तो जब हम उस तरह से करेंगे तो सारे रास्ते तो खुलते ही चले जाएंगे कि हमारे पास उसी तरह की चीज़ें आएँ। उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन हम एबंडेंट कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, तो हम जाकर एक शर्ट खरीदने जाएंगे,
लेकिन हम एक शर्ट क्वालिटी खरीदेंगे, हुँ। अच्छी, क्योंकि हमको पता है कि हम ऐसी-वैसी क्यों खरीदें। हम 10 नहीं पहनेंगे, हम 1 पहनेंगे लेकिन अच्छी पहनेंगे, एबंडेंट कॉन्शसनेस हो हुँ। गई। पॉवर्टी कॉन्शसनेस क्या हो गई, हम 100 पहनेंगे लेकिन रद्दी वाली पहनेंगे, ये अंतर पड़ेगा। तो हैविंग में क्या है, तुम्हारे पास अच्छी वाली ही तो आ गई ना, हैविंग में अच्छी वाली आ गई, तो वो ही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। एक नई पैकेजिंग की और बात करते हैं नंश्री। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में एक चैप्टर और जुड़ गया है, जो नई पैकेजिंग, उसमें न्यूमरोलॉजी ऐड हो गई है। लोग कहते हैं कि आप अपने थंब पे 2 नंबर लिख दीजिए, हुँ। अपने फिंगर्स पे स्टार बना लीजिए और फिर कुछ अफ़र्मेशन दीजिए, विजुअलाइज़ करिए, वो चीज़ जल्दी अट्रैक्ट करेंगे आप। तो सब देखिए ठगी विद्याओं के विस्तार हैं ना, इसमें क्या कहें। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी तो चलता है, वाटर टेक्निक, पानी को एनर्जाइज कर दो, उससे अट्रैक्शन, पानी को एनर्जाइज करके फिर उसको पानी को पौधों में डाल दो, हुँ, फिर दुनिया में पानी पानी है, सब पानी पानी, फिर हाँ, ये भी। पानी अट्रैक्ट करके उस चीज को तुम्हारी तरफ ले आएगा। न्यूमरोलॉजी, अल्फाबेट, लोग नाम बदल रहे हैं, ये सब यही तो चल रहा है। वैसे देखा जाए नंश्री तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई शिष्य है, अगर वो सीकिंग की तरफ जाता है, तो गुरु अपने आप मिल जाता है उसको। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उदाहरण हो गया। हम्म। तो वैसे देखा जाए तो ये वर्क तो करता ही है। यूं तो देखा जाए, वही मैंने कहा ना, तिल का ताड़ बनता है। ये जो पैकेजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बुक्स, वर्कशॉप्स और इन सब की हो गई, बड़ी संकीर्ण और नैरो हो गई है। वो टारगेट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, कि ऐसे कर लोगे, अपना टर्नओवर ऐसे बढ़ा लोगे, हुँ, इतना पैसा ऐसे कर लोगे, अपनी सैलरी ऐसे अप कर लोगे, संबंध ऐसे बना लोगे, या अपने मन चाहे प्रेमी प्रेमिका को ऐसे पालोगे, वो संकीर्ण बना दिया। लेकिन एक दूसरी चीज भी काम करती है, जो मनोविज्ञान भी उस पर अपना चिंतन रख चुका है, सिंक्रोनिसिटी। हुँ, सिंक्रोनिसिटी का अर्थ होता है कि सिमिलर पैटर्न जब सक्रिय होते हैं कहीं पर, तो उन सिमिलर पैटर्न के बीच एक कनेक्टिविटी बनती है। हम लोग जैसे टोटल माइंड में हैं, वर्ल्ड माइंड में हैं, तो टोटल माइंड में होने का मतलब क्या है, हम कहीं गहरे तल पर इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर किसी के अंदर किसी खास किस्म के बदलाव का धरातल पर पैदा होता है, तो धीरे-धीरे करके वो उस धरातल से मिलते-जुलते लोगों को खोज लेगा, मिल जाएँगे। उसकी इनसाइट खुलती जाएगी। हुँ। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें फिर वो जुमला आ जाता है कि जब शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात मदद करती मिलाने में। लेकिन ये जुमला आया कहाँ से है, उस कहानी को पहले बताएँ तो बड़ा रोचक लगेगा। ये आया है पाओलो कोएल्हो के नॉवेल अल्केमिस्ट से। अच्छा। उसमें उसने इसका उपयोग किया है। द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स विद यू व्हेन यू वांट समथिंग। लेकिन जो उसका कैरेक्टर है मुख्य नॉवेल का, वो लगातार प्रयास में लगा हुआ है। उसको कोई सपना आया है खजाने का और वो खोजने निकल रहा है। वो कहीं थक हार कर बैठ नहीं रहा है, वो आगे आगे बढ़ रहा है, खोजने जा रहा है, संघर्ष कर रहा है, मुश्किलें उठा रहा है। तो क्या है, वो एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन ओरिएंटेड जब होंगे तब परिस्थितियां बनती जाएंगी, हुँ, परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन अगर उसने जहाँ पर मान लीजिए जो नॉवेल है वो सपना देखा था और वहीं बैठकर वो विजुलाइज करता रहता है कि एक दिन खजाना आके मिलेगा हमको, तो बात बेकार हो जाती। तब कायनात नहीं मिलाती, इंटेंसिटी कितनी भी होती, इतनी इंटेंसिटी होती कि सिर फट जाए तब भी वो कायनात नहीं मिलाती। लेकिन वो कैरेक्टर जो उसका मेन है, वो लगातार एक्टिव है, लगातार एक्शन में चीजें बनती जाती हैं, और उसमें कुछ बिगड़ती हैं, कुछ बनती हैं। तो नॉवेल में भी यही, कई जगह उसका एक्सपेरिमेंट फ्लॉप जाता है, कई जगह बन जाता है। तो अमीर होना चाहते हो तो अमीर होने के उपक्रम करते हो, प्रयास करते हो, बिजनेस डालते हो, अपने एफर्ट करते हो, कई जगह फ्लॉप होते हो, कई जगह सफल हो जाते हो। उस प्रक्रिया में कई अच्छे लोगों से भी मिलते हो, हुँ। कई स्पॉन्सर्स से मिलते हो, कई एंटरप्रेन्योर्स से मिलते हो, बड़े कॉपरेशन मिलते जाते हैं। तो उस ढंग से तो वो काम कर रहा है सारा पैटर्न। लेकिन जिस ढंग से दिखाया जाता है कि बस बैठे-बैठे मैनिफेस्ट कर लो इस चीज़ को, तो बैठे-बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। बैठे-बैठे तो बस हम केवल बैठे ही हैं।
देखा जाए ना श्री, तो अब सही में समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन होता क्या है। अब तक मैं भी बहुत कंफ्यूज था ऐसे कई सारे वीडियोस को देख के। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको समराइज करके कुछ आप हम लोग के लिए सरल शब्दों में इसको रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं? हम्म, इसको देखिए, ऐसे देखें कि अच्छी बातों को निकाल लें और उसमें से जो व्यर्थ की चीजें हैं उनको हटा दें। सार सार को निकाल लें और जो कचरा है उसको हटा दें। सार ये है कि हमारा मन बहुत सशक्त है। हमारे मन की शक्ति इतनी व्यापक है जिसके बारे में अभी हम जानते भी नहीं। और इस मन के साथ सबसे गुड न्यूज़ ये है कि इसको हम अप टू डेट कंडीशनिंग दे सकते हैं। इसको निरंतर हम एक प्रोग्राम दे सकते हैं जिसको वो अफ़र्मेशन की बात कहते हैं। तो बजाय ये करते रहने के कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये सोचने के, हम नई-नई अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखें। हम नित्य प्रति कुछ बेहतर भाषा सीखें, शब्द सीखें, व्यवहार सीखें, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मन पर पड़ता जाएगा। और जो बात हमने मन के हार और मन के जीते जीत वाली कही थी, उस पर ध्यान दें कि मन को आप जैसे ढालेंगे, वो वैसे ढलेगा, उस तरह से हमारा शरीर बनेगा, हमारी क्रियाएँ बनेंगी। और फिर चूँकि क्रियाओं और हमारे व्यवहार का ही सारा जाल सामाजिक परिवेश है, हमारे संबंध हैं, तो पूरा एक चेन रिएक्शन बनता चला जाएगा। तो इसलिए अपने मन को सशक्त बनाने के लिए क्या करेंगे? हम ज़्यादा बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो मैंने फ़ॉर्मूला दिया है अध्यात्म के 4 स्तंभों का, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, सिंपली उन पर काम करें। अपने भीतर उनको रेज़ करें, नर्चर करें, सींचें, हमेशा उनको बढ़ाएँ। हमेशा कोशिश करें कि हर कीमत पर अपने भीतर की शांति को बढ़ाएँ, हर कीमत पर अपने भीतर के प्रेम को बढ़ाएँ, हर कीमत पर अपनी प्रसन्नता को बढ़ाएँ, उसको नष्ट ना होने दें और हर कीमत पर अपनी क्षमस्वरता, इक्वानिमिटी जो हमारे भीतर संतुलन है उसको बनाएँ। तो मन प्रोग्राम होता चला गया। ऐसे प्रोग्राम्ड मन से, ऐसे संतुलित मन से जो निकलेगा, वो बहुत ही संतुलित होगा और उसका असर हमारे शरीर पर आएगा, हमारी क्रियाओं पर आएगा और हमारी शरीर और क्रियाओं से जब वो निकलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात हमारे संबंधों में जाएगा। हमारे संबंधों से जाएगा तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। अच्छी-अच्छी चीज़ें होती चली जाएँगी। तो यहाँ तक उसकी सार्थकता है। लेकिन उसको उस जादू मंतर और झाड़-फूँक वाले तरीके से ना लें कि हम बैठकर कुछ बस सोचेंगे और हमारे पास आ जाएगा और हो जाएगा। वो एक व्यर्थ की चीज़ें हो जाएँगी। उनके लिए बीच में हमारा जो सार्थक सारा ढाँचा है वो क्या होगा, उस पर काम करना होगा। मुख्य रूप से सार्थक ढाँचा यही हो गया। जिसके पास ये चीज़ें हैं, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, नंबर 1 वो एक अबंडेंट कॉन्शसनेस में है। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कम पैसा है, ज़्यादा चीज़ें हैं या कम चीज़ें हैं। भारत में प्रतीक के रूप में, बुद्धा ने भी प्रतीक के रूप में यही दिखाया कि हाथ में कटोरा लेकर एक खड़ा हुआ है, कहने को भिखारी है, भिक्षु है, लेकिन वो धरती के सम्राट से भी बड़ा सम्राट है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। वो आत्म तृप्त है, वो परितृप्त है अपने भीतर और जो अपने भीतर परितृप्त है, उसके पास नकारात्मकता तो कहीं से रह ही नहीं गई। तो ये प्रयोग भारत में सन्यासियों के रूप में, बुद्ध ने भिक्षुओं के रूप में करके दिखाया कि देखो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो शामिल हो गया चीज़ों में और हमने प्रयोग करके भारत में देखा चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। हमारे अच्छे होने के लिए हमारा एटीट्यूड और हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग वो ज़रूरी है। फिर चीज़ें हों, ना हों, मुद्दा तो हमारे आनंदित होने का है। हम सामान्य भोजन करके भी अति आनंद में हो सकते हैं और हम दुनिया के बड़े से बड़े होटल्स में भोजन करके भी आनंदित नहीं हो सकते हैं। हम सामान्य वस्त्र पहनकर भी आनंदित हो सकते हैं और दुनिया के महँगे से महँगे वस्त्र पहनकर भी आनंदित नहीं हो सकते हैं। रहा सवाल कारें मैनिफेस्ट हों, ये चीज़ें मैनिफेस्ट हों, इनका औचित्य आज के मॉडर्न समाज ने भी ख़त्म कर दिया है टेक्नोलॉजी ने।
कि आप एक ऐप निकालिए और ऐप को स्क्रॉल करिए, अपना व्हीकल बुक करिए, जहाँ जाना है चले जाइए। मुद्दा है जाना, ना कि किस गाड़ी पे आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ेगी वैसे-वैसे भी ये सब चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएँगी। तो इस तरह से इनको देखना है, जब ऐसे देखेंगे तो बहुत संतुलित जीवन दृष्टि आएगी और हमको दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है, अपने जीवन को रूपांतरित करना है। तो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करता है कि हम दूसरे को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं। सब अपने-अपने को ठीक करें, पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। बहुत शानदार। प्रणाम मनीष। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से अनंत श्री ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन के बारे में हमने सरलता से समझा दिया है, तो हमें तो यही समझ में आया कि हमें अनंत श्री के साथ चलना है, अनंत पथ पर चलना है और लगातार एक एक्शन में बने रहना है। पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी अपने अंदर बनाए रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी अगर कुछ अनसुलझे प्रश्न आपके भीतर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।